नमस्कार दोस्तों। अभी मैं कुछ समय पहले ही जब दोपहर में सो के उठा तो मोबाइल पर जो शायद डेली हंट न्यूज़ था उस पर एक नोटिफिकेशन आया जिसमें कोर्ट ने कहा है कि दुष्कर्म दुष्कर्म हत्या से भी ज़्यादा जघन्य अपराध है और इसलिए कोर्ट ने एक दोषी को जिसने कि नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया था उसे और उसके साथी को दोनों को 10 साल की सज़ा दी। और यह बिल्कुल सही किया क्योंकि जो भी व्यक्ति समाज में ऐसी गंदगी फैलाता है उन्हें यह सज़ा मिलनी ही चाहिए और शायद यह सज़ा भी छोटी हो। तो ये जो पॉस्को एक्ट है, पॉस्को एक्ट नो डाउट बहुत ही संगीन और ख़तरनाक एक्ट है और जिसने भी दुष्कर्म किया है उसे सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। लेकिन पॉस्को में कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जो निर्दोष थे, निर्दोष लोग भी फंसे और हालांकि बाद में जब कोर्ट को कोई सबूत नहीं मिले तो उन लोगों को बरी कर दिया गया। लेकिन जितने समय तक वो लोग कैद रहे तो उनके साथ भी तो लगभग वही जघन्य अपराध हुआ। जैसे कोर्ट ने कहा है कि जो दुष्कर्म है वह पीड़िता की आत्मा को मार देता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोर्ट अपनी जगह बिल्कुल 100% सही है, लेकिन यहाँ पर वो लोग जो निर्दोष ही जेल आदि में जाते हैं उन लोगों की आत्मा को भी शायद वह समय मार देता है। शायद मुझे तो ऐसा ही लगता है। जैसे अभी कुछ दिनों पहले की घटना है कि एक व्यक्ति ने उसके जितने भी एक तरह से बोला जाए कि दुश्मन थे उन सब के नाम ही कोर्ट में बोल दिए कि ये भी मेरे साथ था, ये भी मेरे साथ था, ये भी मेरे साथ था। तो अब आप मुझे बताएं कि वो लोग जो निर्दोष थे वो भले ही 15 दिन जेल में रहे हों, 20 दिन जेल में रहे हों, उनकी भी तो बदनामी हुई, उनकी बदनामी हुई। वो बेचारे दुखी भी हुए, माँ बाप का पैसा भी खर्च हुआ, माँ बाप भी परेशान हुए। तो मैं आखिर ऐसा यह वीडियो क्यों बना रहा हूँ? मैं ऐसा वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं आपको अपने साथ हुई कुछ घटनाओं को बताऊंगा जिनमें मैं खुद ही एक तरह से बोला जाऊँ बाल बाल बचा हूँ। कैसे बाल बाल बचा हूँ कि ऊपर वाले की मेहरबानी बोल लीजिए या फिर जो मुझे मेरे गुरु ने सिखाया या जो मैं अपने दैनिक जीवन में सतर्कता रखता था उसके बारे में। जैसे मैं आपको बताऊं, जब मैं अक्टूबर 1999 में पहली बार इंदौर जा रहा था तब मैंने अपने गुरुजी से पूछा, हाँ, जिनको जो मेरे एक्चुअली क्या है बुजुर्ग ही हैं, मेरे पड़ोस में रहते हैं, लेकिन मैं उनको अपना धर्म गुरु मानता हूँ। मैंने कहा पापा मैं अब इंदौर जा रहा हूँ, आपका कोई मार्गदर्शन। तो उन्होंने मुझे बड़े ही प्रेम से बोला था, बोले बेटा बस इतना ध्यान रखना जब भी किसी लड़की को पढ़ाओ तो हमेशा गेट खुला रखना, दरवाज़ा खुला रखना, खासकर तब जब उसके माँ बाप घर पर ना हो। पहली बात तो ऐसा करना कि जब किसी लड़की को पढ़ाना हो और उसके माँ बाप घर पर ना हो तो भला ही अगले दिन चले जाना या बाद में चले जाना, जब तक कि उसके परिवार का कोई सदस्य ना हो नहीं पढ़ाना। और अगर इमरजेंसी हो, जैसे मान लो बच्चे का पेपर है, मान लो कल बच्चे का पेपर है, तो तुम्हें फिर ऐसा करना है कि उस मतलब जो मेन गेट है, मेन गेट के पास में ही पढ़ाना है और मेन गेट खुला रखना है। मैंने पूछा पापा आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? उन्होंने बोले बेटा समझ जाएगा। और बाद में उनकी वो छोटी सी हिदायत मेरे बहुत काम आई, बहुत काम आई। मैं आपको इसके बारे में मेनली तो एक ही बताना चाहूँ, घटनाएं तो और भी हैं, 4-5 हैं जिनमें मुझे एक्चुअली जिसको बोला जाता क्या ये जो क्या बोलते हैं छेड़खानी जैसे आरोप, इनमें फंसाने का बहुत प्रयास किया गया। लेकिन थैंक्स गॉड, ऊपर वाले की मेहरबानी और अपना जो गुरुजी का आशीर्वाद है वो, और उनका जो कहा मैंने माना वो, और अपनी सतर्कता, इनकी वजह से मैं हमेशा इनसे बचा रहा। और जो सबसे बड़ी बात है जिससे के कारण मैं बच सका वो था हमेशा अपनी लाइन क्लियर रखना। लाइन क्लियर रखना मतलब कभी भी किसी भी ऐसे केस में संलिप्त ना होना जहां पर आप एक तरह से बोला जाए हिस्ट्री सीटर बन सकें, उसमें आप संलिप्त होना। तो मैंने हमेशा अपने आप को इन चीज़ों से बचाए रखा।
और जैसे कि अभी आप फिर से दाढ़ी बढ़ी हुई देख रहे हैं, क्योंकि नवरात्रि का आज आखिरी दिन है, रामनवमी है, तो कल मैं शेविंग करवाऊंगा। तो हम रामनवमी जैसा पवित्र पर्व भी मना रहे हैं, और अभी चैत्र नवरात्र का भी आज आखिरी दिन है। तो जहां हम भारत देश में मातृशक्ति को इतना मानते हैं कि हमें साल भर में शायद 4 बार नवरात्रि मनानी पड़ती है, गुप्त नवरात्रि भी होती हैं। और मुझे इस बात का सुकून है कि भारतीय संस्कृति ही ऐसी एकमात्र संस्कृति है जिसमें महिलाओं को पूरा सम्मान दिया गया। वो बात अलग है कि ये 5 उंगलियां ना कभी बराबर हुई हैं ना कभी होंगी, मतलब दुष्ट हर जगह हैं तो अच्छे लोग भी हर जगह हैं। लेकिन एक जगह मैं कहीं सुन रहा था कि हमारी संस्कृति में ही, आप मुझे बताइए, धन की लक्ष्मी किसे बनाया गया? माता लक्ष्मी को। मतलब जो धन का प्रभार है, एक तरह से क्या बोला जाता है इसको, मैं भूल रहा हूँ, जैसे वाणिज्यिक मंत्री, और या फिर मतलब जो कोषाध्यक्ष, ये किसको बनाया गया? कुबेर को। लेकिन लक्ष्मी जी को धन की देवी बनाया गया। धन की देवी लक्ष्मी जी को बनाया गया, मतलब एक स्त्री को बनाया गया। फिर शक्ति की देवी या संरक्षण की देवी दुर्गा जी को बनाया गया, वो भी स्त्री हैं। फिर विद्या की देवी किसको बनाया गया? सरस्वती माता को। तो हमारे देश में नारी जाति को, स्त्री जाति को सर्वोपरि माना गया, और वो अपनी जगह सही भी हैं। जैसे एक साइंस का स्टूडेंट और टीचर होने के नाते आप मुझे बताएं, अगर स्त्रियां ना हो तो प्रकृति चलेगी ही कैसे? हम पैदा कहाँ से होंगे? और जैसे मैंने महिला दिवस वाले वीडियो में बताया था कि वो लोग जो स्त्रियों का सम्मान कई बार ये कहकर नहीं करते कि हमारी तो बहन नहीं है। अरे भाई ठीक है, आपकी बहन नहीं हो, लेकिन आपने माँ के गर्भ से जन्म लिया है, और वह माँ भी तो स्त्री ही थी, माँ भी तो बेटी ही थी। तो हमें स्त्रियों का सम्मान हर हाल में करना चाहिए। तो मैं आपको फिर से बता दूं कि आप भगवान ना करे कभी भी ऐसी चीज़ों में कोई आपको फंसाए, तो आप अपनी लाइन बिल्कुल क्लियर रखिए, और अपना जो जिसको बोलते हैं हम शुद्ध भाषा में चाल चलन, उसे आप अच्छा रखें। बेटियों, बच्चियों, औरतों के प्रति अपना जो व्यवहार है वो बिल्कुल मर्यादित रखें। और मैं आपको अपनी एक ही स्टोरी बताऊंगा, होने को तो मैंने बोला 3-4 हैं, मेरे लिए तो एक ही बताऊंगा। मैं एक छात्रावास में, लड़कियों के छात्रावास में पढ़ाने जाता था, और जब मैं उस हॉस्टल वार्डन से अपने पैसे लेने के लिए गया, ट्यूशन फीस शायद 4-5 महीने की फ़ीस थी मेरी, तो मैं 3-4 बार ऑलरेडी जा चुका था, और उस दिन मैं अपने घर से ही गया, और मेरे मन में ऐसा था कि यह औरत मेरे ऊपर ऐसे आरोप लगा सकती है। यकीन मानिए, मतलब मैं जो सोच के गया हूँ, जब मैं गया और उस दिन डिसाइड करके गया था कि आज मैं हॉस्टल के अंदर नहीं जाऊँगा, मैंने जानबूझ के हॉस्टल के बाहर ही खड़ा रहा। मैंने कहा मैडम पैसे दीजिए। तो मैडम ने पैसा देना तो दूर की बात, मुझसे बोला कि तुम वो फलां लड़की के गले में हाथ डाल के बैठे रहते थे, और फलाना ठिकाना। मैंने कहा वाह मैडम, मुझे अच्छी तरह पता था कि आपके दिमाग में ऐसी कुछ खुरापात चल रही होगी, और इसलिए आज मैं इस दहलीज के अंदर नहीं आया। मेरा इतना कहना भी पूरा नहीं हो पाया था, उतने में पीछे से एक लेडी की औरत आई, और वो हॉस्टल वार्डन पर चिल्लाई, बोले मैडम आपको पैसे देना हो तो दो, और नहीं देना हो तो मत दो, लेकिन इस भले आदमी पर आरोप मत लगाओ। क्यों? क्योंकि ना सिर्फ मैं इनकी स्टूडेंट हूँ, बल्कि मेरी और भी बहनें हैं, मेरी बहनें और उसकी सहेलियाँ, उन सबको सर ने पढ़ाया है। तो ऐसा आरोप मत लगाओ। और मुझसे बोले भैया आप चलिए, आप कितने रुपए चाहिए, जितनी भी फीस हो वो फीस मैं दूंगी, लेकिन आप, मैं भी बहुत दुखी हूँ कि ये औरत आप पर इतना गंदा आरोप लगा रही है। और आप यकीन मानिए, उस हॉस्टल वार्डन का मुंह बिल्कुल छोटा सा रह गया। और आप मुझे बताइए कि उस लड़की को, उस लेडी को मैं कहीं से खरीद के तो नहीं लाया था कि मेरे पक्ष में बोलना तुम। तो अगर हम साइंस के इस आधुनिक युग में मानते हैं, तो जो हम बोते हैं वही काटते हैं, वही पाते हैं। तो चूंकि इतने समय से भगवान की कृपा से मैंने लड़कियों को हमेशा इज्जत दी थी, और उसी का नतीजा था कि आज वही नारी शक्ति, एक जो मुझ पर आरोप लगा रही थी तो दूसरा मेरे पक्ष में खड़ी थी। ऐसे ही मैं आपको एक और बताता हूँ। मैंने
पहली बार सन 2000, हाँ 2000 में ही पहली बार अपने गांव में कोचिंग प्रोफेशनली स्टार्ट करने का सोचा। लेकिन उससे पहले मेरा ये था कि मुझे पता है मैं 1 महीने को आया हूँ, मैं इंदौर वापस चला जाऊँगा। तो मैंने अपने गांव में निःशुल्क पढ़ाना शुरू किया, 1 भी रुपये किसी से नहीं लिया। मुझे पता है गर्मियों की छुट्टियों में 1 महीने के लिए आया हूँ, फिर चला जाऊँगा। तो मैं बिल्कुल निःशुल्क पढ़ा रहा था। उसमें भी एक लड़की ने घर घर जाके ऐसा बोला कि ये मास्टर लड़कियों को आंख मारता है। ये शब्द थे उस लड़की के। ये मुझे बाद में बताया कि इन्होंने जो और भी बच्चियां थी उन्होंने कब, जैसे मुझे 31 तारीख तक पढ़ाना था, तो 30 तारीख को कुछ बच्चियां बोल रही हैं, बोले सर आपके पास बच्चे तो और आते लेकिन आए नहीं। मैंने कहा ठीक है नहीं आए कोई बात नहीं। बोले सर आपको पता नहीं है क्यों नहीं आए? मैंने कहा पता है। बोले क्यों? मैंने कहा इसलिए नहीं आए क्योंकि जो लोग मुझसे चिढ़ते होंगे उन्होंने बुराई की। बोले नहीं सर। फिर मैंने कहा क्यों? बोले सर वो नहीं बताएंगे हम आपको। मैंने कहा फिर भी बता दो अगर इतना भरोसा है। बोले नहीं सर। बहुत ही जब मैंने उनसे बोला, मैंने कहा बेटा देखो अगर आप लोग मुझे अपना मानते हैं और मैंने इतना आपका विश्वास अर्जित कर पाया है तो आप मुझे बताएं कि आखिर ऐसा क्या हुआ। तब उन्होंने बताया, बोले सर आप जिस लड़की को सबसे अच्छा मानते हैं उस लड़की ने घर घर जाके ऐसा बोला कि सर बहुत बेकार हैं, बहुत बदतमीज़ हैं और ये लड़कियों को आंख मारते हैं। मेरा दिमाग खराब हो गया। मैं मतलब क्योंकि सभी बच्चों को बिल्कुल अपने भाई बहनों की तरह पढ़ाता था और ये सुन के पूरा मूड अपसेट हो गया मेरा। लास्ट दिन था मेरा, 31 अप्रैल थी शायद। तो मैंने कहा भाई ईमानदारी से बताओ ऐसा कौन कौन बच्चा है जिसने घर घर जाके ऐसा बोला कि ये मास्टर बहुत बुरा है और ऐसा ऐसा काम करता है? किसने नहीं बोला। मैंने जब 2-3 बार बोला, मैंने कहा देखो अगर मैंने बोला तो गलत होगा। फिर वो लड़की खड़ी बोले सर हमने बोला लेकिन ऐसा नहीं बोला। मैंने कहा कैसा बोला, कैसा नहीं बोला? सर ऐसा ही बोला लेकिन ऐसा नहीं बोला। मैंने कहा बेटा देखो प्लीज़ आप बैठ जाओ, मेरा मूड बिल्कुल ख़राब नहीं करो। अभी देखो ये जो अपने जो मार्कर हैं ये लग्जर वगैरह के अभी आ गए हैं। उस टाइम तो आपको पता ही है, जब मैं स्टोरी बता रहा हूँ आपको आज से 20 क्या 21 साल पुरानी और 22 साल पुरानी, उस समय मार्कर वगैरह तो होती नहीं थी, हम चौक से लिखते थे और अधिकतर दीवार पर ही पोत दो, उसी पर लिख दो। तो जब आप डस्टर से चौक साफ कर रहे हैं तो हो सकता है कि उसकी डस्ट आँख में गिरे, है पॉसिबिलिटी, जो लोग पढ़ाते हैं उन्हें पता है। तो मैंने बोला, मैंने कहा बेटा ऐसा पॉसिबल है, मैं बिल्कुल मान रहा हूँ कि मैं डस्टर से साफ़ कर रहा हूँ, चौक मेरी आँख में गिरी हो और हो सकता है दोनों आँख की जगह एक आँख बंद हुई हो और गलती से आपने देखा हो, ये सब बिल्कुल मैं मान रहा हूँ। लेकिन ऐसी नियत भगवान की कृपा से ना मैंने कभी की ना कभी करूँगा। और आप यकीन मानिए उस बच्ची ने भी कई बार सॉरी बोला और आज तक मैं उस बच्ची से मिलता रहता हूँ और ना मेरे मन में कल कोई नफ़रत थी ना आज। क्यों? क्योंकि मैंने नफ़रत ना सीखी ना कभी सिखाई। और अगर मान लो मैं उस बच्ची को मारता डांटता तो क्या होता? तो कुल मिला के अगर आप सही हैं तो आप यकीन मानिए आपके पक्ष में खड़े होने वाले भी हज़ारों मिल जाएंगे। तो आप अपनी लाइन साफ रखिए। आप माता बहनों बेटियों के प्रति मर्यादित भाषा का उपयोग कीजिए। और जैसे मैं अपना बता रहा हूँ, आप मानो या मत मानो कि सर आप तो दिल्ली वगैरह भी पढ़ा के आए, फिर भी आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आज भी मेरा एक तरीका है, लड़कों को भलाई मैं टच करूं, लेकिन लड़कियों को वो चाहे जितना मेरे मन में आत्मीयता है, चाहे इतना प्रेम है, मैं पूरी कोशिश करता हूं कि किसी लड़की को टच भी ना करूं। उसे ना वेरी गुड बोलने के लिए टच करूं, ना कभी मारने के लिए टच करूं। मारने मतलब पनिशमेंट देने के लिए। तो आप अगर इन छोटी छोटी चीज़ों का प्रयोग करते हैं तो आप यकीन मान लिए आप भविष्य में आने वाली बहुत सारी चुनौतियों से बचे रहेंगे। क्योंकि जो दोषी हैं उन्हें तो सज़ा हर हाल में मिलना चाहिए। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि दोषियों को बख्शा जाए, कभी नहीं बख्शा जाए, लेकिन ये भी पक्का है कि कभी कोई निर्दोष व्यक्ति भी ना फंसे। चलते चलते आखिरी बात और बताता हूँ। मेरे खुद एक रिश्ते में दादी लगती थी। मैं अपने खेत पर बैठा पढ़ रहा था और जब मोटर चलानी होती है पानी के लिए, मैं बाहर निकला तभी वो आई और उनके पीछे एक और लेडी आई जो रिश्ते में मेरी भाभी लगती थी। उनसे बोले ये मुझे माँ बहन की गाली दे रहा है। ओह माय गॉड! आप सोचो मेरी रिश्ते में दादी लगती है और वो लेडी मेरे बारे में बोल रही कि ये लड़का मुझे माँ बहन की गाली दे रहा है। वो तो कुछ नहीं बोले क्योंकि थोड़ी सीधी थी। मैंने उनसे सिर्फ इतना पूछा, मैंने कहा भाभी आप मुझे बताएं, ये तो रिश्ते में मेरी दादी लगती हैं, मैंने कभी आपको गलत बोला, कभी कभी भी कोई मजाक किया? बोले नहीं। किस्मत मेरी आप सोचो, मैं देखो रामनवमी का त्यौहार है, मैं भगवान को मानता हूँ सिर्फ 2 लोगों की वजह से, एक सुभाष चंद्र बोस और एक स्वामी विवेकानंद। क्योंकि ना तो मैं उनके बराबर ज्ञानी और समझदार हूँ, अगर वो लोग मानते हैं तो मैं भी मानता हूँ। तो
इतने में आप सोचो कि साक्षात भगवान के रूप में उसी औरत की जो मुझसे बोल रही थी कि ये लड़का मुझे गाली दे रहा माँ बहन की, उसकी बहू आ गई। मैंने उनसे बोला, मैंने कहा आंटी आप मुझे बताएं, ये बोलें कि मैं इनको माँ बहन की गाली दे रहा हूँ, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? उन्होंने उस औरत से, मतलब जो तथाकथित मेरी दादी लगती थी, उनसे बोला, बोले तुझे शर्म नहीं आ रही है? एक तो घर में हमें खाती रहती है, हमें प्रताड़ित करती रहती है, अब यहाँ पर सीधे साधे बच्चे को ही फंसाना चाहती है। तो मैंने आपको 3 स्टोरी बताई जो 100% सही हैं, और चौथी स्टोरी भी कभी मैं आपके सामने ज़रूर शेयर करूँगा, जहाँ पर भी मतलब कुल मिला के हमेशा अपनी मर्यादा में रहने का मुझे लाभ मिला है। और ऊपर वाले को दिल से थैंक्स कि हे ऊपर वाले, तूने भला ही मुझे एक चारवाहे के यहाँ पैदा किया, एक मज़दूर हमाल के यहाँ पैदा किया, लेकिन तूने अपनी प्रेरणा से मुझे ऐसी समझ दी कि मैं इन सब गलत चीज़ों से दूर रहा। सो उसके लिए मैं इस रामनवमी के मौके पर ऊपर वाले को भी पुनः दिल से धन्यवाद देता हूँ। हे ईश्वर, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना, सबको सद्बुद्धि देना, नेक विचारों पर चलें और अपने जीवन में अच्छे कर्म करें। दोस्तों, अगर आपकी नीयत साफ़ है तो यकीन मानिए आपके मददगार भी हज़ार खड़े रहेंगे। तो अपना रास्ता साफ रखें, कभी किसी से गलत ना बोलें। आपके जीवन में कोई कितना भी बड़ा दुश्मन क्यों ना हो, आपका कभी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो दोस्तों, रामनवमी मनाइए, आप लोग खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।